हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमने क्रैश कोर्स में शुरू करा था प्लांट फिजियोलॉजी। तो आज क्रैश कोर्स सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अगला चैप्टर देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी का, डेट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, चलो देखते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले देखो, हमें प्लांट में ट्रांसपोर्ट क्या क्या करना होता है। सबसे पहले ये सोचो कि ह्यूमन हो आप, ह्यूमन के अंदर कौन क्या चाहिए होता है? वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट सब कुछ चाहिए होता है। एग्जैक्टली सेम प्लांट को भी सर्वाइव करने के लिए इन सारी चीज़ों की जरूरत है। इसे भी वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, ऑर्गेनिक फूड चाहिए, है ना, हार्मोन चाहिए, सब कुछ चाहिए इसको। तो इन सब का ट्रांसपोर्ट हमें करवाना है किसमें? प्लांट में। अब आप ये भी जानते हो कि प्लांट के अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता नहीं है। जैसे हमारे अंदर क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, लेकिन प्लांट में होता नहीं है। तो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता कैसे है? तो अपन वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड, इन सब का ट्रांसपोर्ट करेंगे और देखेंगे प्लांट कौन सा मैकेनिज्म यूज करता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस। ठीक है, अब देखो, अगर आगे आप देखोगे इसमें तो एक बात आप ध्यान दो कि प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट हमें करना है, ठीक है, वह दो तरीके का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। पहला आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और दूसरा आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। पहला कौन सा होगा? शॉर्ट डिस्टेंस। तो जरा देखते हैं इसको डिटेल में। ये देखो आप, अपन देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन केस ऑफ प्लांट। तो पहला कौन सा ट्रांसपोर्ट हो सकता है आपका? द फर्स्ट वन इज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट and the second one is long distance transport. Long तो देखो, नाम से पता चला हमें शॉर्ट डिस्टेंस किसको बोलेंगे अपन? अगर स्मॉल डिस्टेंस के लिए हमें किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करना है, दैट विल कम अंडर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और मान लो कि रूट से लेके एकदम टिप पे भेजना है प्लांट के, है ना, कोई चीज को, दैट विल कम अंडर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने की जरूरत है नहीं है। आगे देखो आप, अब यहां से शुरू करते हैं अपन। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तीन तरीके से हो सकता है। पहला देखो, जो सबसे कॉमन मैकेनिज्म है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर, वो कौन है आपका? डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन के अंदर देखो कौन कौन आता है। पहला सिंपल डिफ्यूजन, सेकेंड facilitated diffusion, and the third one is osmosis. देखो आप, डिफ्यूजन जो आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अपन का जो सबसे कॉमन मैकेनिज्म है, कौन सा आपका? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन तीन टाइप के हो सकते हैं। पहला कौन सा आपका? सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तीसरा आपका ऑस्मोसिस। इसमें अपन को याद क्या रखना है? ये तीनों जो ट्रांसपोर्ट है आपका, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसका पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। मींस पैसिव ट्रांसपोर्ट मींस देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ डिफ्यूजन। ये तीनों में, सिंपल डिफ्यूजन में भी, फैसिलिटेटेड में भी और ऑस्मोसिस में भी, आपका तीनों किसका एग्जांपल है? पैसिव ट्रांसपोर्ट का। मतलब यहां पे हमें एटीपी यूटिलाइजेशन नहीं करते अपन, किसके लिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए। पहली बात। दूसरी बात, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों प्रोसेस में जो ट्रांसपोर्ट होगा आपका, तीनों में, इन तीनों में जो ट्रांसपोर्ट होगा आपका कैसा होगा? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन, इन तीनों में ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और इसलिए यहां पे हमें एटीपी की जरूरत नहीं होती है। चलो अब देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कैसे होगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आपका आ जाता है कौन? आपका वैस्कुलर टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। अब जानते हो जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? मेनली जाइलम फॉर जल, मतलब वाटर एंड मिनरल्स। और यहां पे क्या होगा? ऑर्गेनिक फूड एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। मिनरल न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए अपन किसका यूज करते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज का, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। एंड शॉर्ट डिस्टेंस में कौन हेल्प करता है आपका? डिफ्यूजन, है ना।
दूसरा क्या हेल्प करेगा शॉर्ट डिस्टेंस में आपका? सेकंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी हेल्प करता है, किसमें? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जहां पे अपन सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी का यूटिलाइजेशन करते हैं, जहां एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। और दूसरा क्या डिफरेंस है इसका? सिंपल डिफ्यूजन के केस में जो पैसिव ट्रांसपोर्ट आपने देखा, पैसिव में क्या था? हाई टू लो, है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और एक्टिव में क्या होगा हमेशा? फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो तो लो से हाई में भेजना है हमें। पहाड़ पे आप चढ़ते हो तो बहुत एनर्जी लगती है कि नहीं? बहुत लगती है ना। तो यहां देखो ना, कहीं पे लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, वहां से हमें हाई की तरफ भेजना है। तो यहां पे पक्की बात है किसका यूटिलाइजेशन होगा? एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव में। पैसिव में फ्रॉम हाई टू लो, नो यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। एक्टिव में फ्रॉम लो टू हाई, और यहां पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्टेंस कैसे कैसे होगा? डिफ्यूजन, जिसमें 3 है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड और ऑस्मोसिस, सब देखेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। तीसरा आपका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, मतलब साइटोप्लाज्म का मूवमेंट सेल के अंदर, उससे भी कुछ सब्सटेंस का आपका ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस का हो गया, यह आपका लॉन्ग डिस्टेंस का हो गया, ठीक है। अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे एक एक प्रोसेस को। पहले देखते हैं अपन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, फिर अपन देखेंगे क्या? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। चलो देखते हैं। अब देखो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो हमने सारी ट्रांसपोर्ट की बात करी, ये 2 डायरेक्शन में हो सकता है। पहला क्या? यूनिडायरेक्शनल, दूसरा आपका मल्टी। तो बस आपको यहां पे याद रखना ये है कि जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है ना, जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करेगा दैट इज गोइंग टू बी यूनिडायरेक्शनल, है ना। वो जाइलम क्योंकि हमेशा कहां से करता है? फ्रॉम रूट टू आपके पूरे स्टेम में या लीफ में, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, है ना। तो जाइलम के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्ट होगा आपका वाटर का या मिनरल्स का, दैट इज गोइंग टू बी यूनिडायरेक्शनल। और जो फ्लोएम करेगा आपका, किस चीज का करता है फ्लोएम? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज फूड, है ना, प्लस आपका मिनरल न्यूट्रिएंट्स। यह कैसा होगा? मल्टी डायरेक्शनल, या मोर प्रिसाइजली अपन बोल सकते हैं बाई डायरेक्शनल। तो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? बाई डायरेक्शनल। और जाइलम का कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल। इस बात को आप याद रखोगे, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ, समटाइम्स प्लांट हॉर्मोन्स एंड अदर केमिकल स्टिमुलाई आर ट्रांसपोर्टेड इन पोलराइज्ड, पोलराइज्ड मतलब क्या हो गया? यूनिडायरेक्शनल, है ना, मैनर फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स। हार्मोन आपने पढ़ा होगा, है ना, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर में भी एक तो हार्मोन बहुत कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में सिंथेसाइज होता है, पहली बात। दूसरी बात, हार्मोन का साइट ऑफ प्रोडक्शन और साइट ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। मान लो वो प्रोड्यूस हो रहा है किसी दूसरे ऑर्गन में और काम कहीं दूसरे जगह जाके करता है। यही लिखा हुआ है कि जो हार्मोन का भी आपका जो ट्रांसपोर्ट होगा कैसा होता है आपका? पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल। और कहां से कहां तक? फ्रॉम दियर साइट ऑफ प्रोडक्शन या साइट ऑफ सिंथेसिस टू दियर साइट ऑफ एक्शन, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब अपन आते हैं किस पे? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पे। तो आपको बता दिया था उसमें 3 चीज। सबसे पहले क्या होगा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में कौन कौन से? सिंपल डिफ्यूजन, उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने देखा था। और ऑस्मोसिस भी इसी के अंदर आता है। किसके अंदर? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर सबसे पहली बात करें किसकी? अपन डिफ्यूजन की, है ना। डिफ्यूजन में देखो क्या क्या कैरेक्टर है, सुनते जाओ ध्यान से बस। डिफ्यूजन में सिंपल क्या होगा आपका? कोई भी सब्सटेंस फ्रॉम दियर रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां ट्रांसपोर्ट होगा उसका? टू दियर रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, पहली बात। दूसरी बात, अगर डिफ्यूजन के सारे प्रोसेस को देखें अपन, तो ये देखो आप अभी देख रहे हैं अपन क्या? सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। तो क्या क्या पॉइंट्स है? पहले फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगा आपका? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या आपका डिफ्यूजन में यहां पे ये नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस है। कैसा है? नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस मीन्स यहां पे जो भी मॉलिक्यूल्स होगा सबका ट्रांसपोर्ट होगा। बस कंडीशन क्या है? मान लो ये एक बीकर है, दूसरा है आपका, है ना, और यहां पे मान लो कि यहां पे किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहां पे किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन कम है। मान लेते हैं पानी का, है ना, या किसी भी चीज का। जो कॉन्सेंट्रेशन यहां पे जिसका ज्यादा है, यहां से मूवमेंट कहां होगा?
ए टू बी, ए है, ए बी है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मान लो कोई भी सब्सटेंस है एक्स, है ना, एक्स का कॉन्सेंट्रेशन इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो मोमेंट कहाँ से कहाँ होगा, ए टू बी। सिंपल सा। नॉन स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे ये सेलेक्ट नहीं करेगा कि किसको सेंड करना है किसको सेंड नहीं करना है, जो भी इसको मिलेगा जिसका हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको भेजेगा किधर, जहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन होगा। पहली बात, यहां पे इनहिबिटर का रोल नहीं होता है। इनहिबिटर मतलब, क्योंकि यहां पे देखो सीधा सीधा अपन कहां से कहां भेज रहे हैं, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, है ना, कोई प्रोटीन वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट में, तो यहां पे इनहिबिटर का कोई रोल नहीं होता है। इनहिबिटर क्या होता है, इनहिबिटर हमेशा प्रोटीन के साइड चेन से जाके बाइंड करता है। कहां पे, प्रोटीन के साइड चेन से। तो यहां पे तो हमने कोई ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज ही नहीं करा है, कोई प्रोटीन यूज नहीं हो रहा है फॉर ट्रांसपोर्ट, तो यहां पे इनहिबिटर का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन का मतलब बहुत सिंपल है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हो, दैट विल कम अंडर सिंपल डिफ्यूजन, है ना। अब देखो यहां पे एक दो बातें जो एनसीईआरटी के अंदर आपका दिया हुआ जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पिक होते हैं। पहली बात, सिंपल डिफ्यूजन और डिफ्यूजन इज द ओनली मीन्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, इसको याद रखने का। जो डिफ्यूजन है और सिंपल डिफ्यूजन, इट इज द ओनली मीन्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, इस बात को आप याद रखोगे। दूसरी बात, जो डिफ्यूजन आपका मोर कॉमनली कहां देखने को मिलेगा, डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, है ना, एंड डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। मोस्ट कॉमन क्या है आपका, डिफ्यूजन आपको कहां सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, गैस में, लिक्विड में, है ना, ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है जहां पे आपको डिफ्यूजन देखने को मिलता है, डिफ्यूजन इन गैसेस या डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। डिफ्यूजन इन सॉलिड, एक सॉलिड के अंदर मान लो ये यहां पे एक सॉलिड है, इसके अंदर यहां से लेके किसी चीज को यहां भेजना है सॉलिड के अंदर ही, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में एक दिया हुआ लाइन, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स आर रेयर, ऐसा करके लिखा हुआ है कुछ। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या लिख दिया, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज पॉसिबल बट डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स आर रेयर, मतलब कि एक सॉलिड के अंदर अगर आपको डिफ्यूजन करवाना है, मान लो कि सॉलिड के अंदर एक सॉलिड मॉलिक्यूल से हम ले लिया, इसके अंदर ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, ए से बी में आपको भेजना है सॉलिड के अंदर अंदर ही, तो ये आराम से हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन मान लो यहां पे एक मेम्ब्रेन लगा लिया, अब हम चाहते हैं कि सॉलिड को यहां से इधर भेजे, साइट ए से किधर भेजना है, साइट बी में, यह पॉसिबल नहीं होगा। मतलब डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स इज रेयर बट डिफ्यूजन इन सॉलिड इज पॉसिबल, इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सिंपल डिफ्यूजन, इट इज नॉन स्पेसिफिक, है ना, यहां पे इनहिबिटर का कोई रोल नहीं होता है, प्लस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन यहां पे सारा मूवमेंट होगा। ठीक है, नो एटीपी यूटिलाइजेशन, क्योंकि ये कैसा प्रोसेस है पहले बता दिया, सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड या ऑस्मोसिस, यहां पे एटीपी की जरूरत नहीं होती है। तो बार बार नहीं बोलूंगा, बस आपको याद करना है कि कोई भी डिफ्यूजन होगा उसमें हमें एटीपी की जरूरत होती ही नहीं है। और दूसरी बात, ये तो कॉमन सी बात है कि वहां पे हमेशा ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन दूसरे पे, दैट इज कौन सा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इस बात को भी समझो आप, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, पहले अपन तीनों को देख लेते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, तब उसका अपन क्या देखेंगे, डिफरेंस देख लेंगे एक बार में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें दूसरा है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सेकेंड वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ध्यान से सुनते जाओ बस, आप पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा अभी, है ना, बस फोकस करो आप और चीजों को बस कनेक्ट करो। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देखो तो टर्म से पता चल रहा है कि कौन सा डिफ्यूजन होगा। पहली बात, डिफ्यूजन टर्म यहां पे ऐड है तो पक्की बात है आपका ट्रांसपोर्ट कहां से होगा, हाई टू लो, है ना। दूसरी बात ऑब्वियस हो जाती है, नो यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, है ना। अब डिफरेंस क्या है सिंपल डिफ्यूजन से, यहां पे वहां पे आते हैं। चलो देखते हैं। आपको ये चीज पता है कि जो भी मेम्ब्रेन बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, फॉस्फोलिपिड, लिपिड मॉलिक्यूल्स, है ना। तो चलो एक कहानी देखते हैं अपन, चलो देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कुछ ऐसा करके, डायग्राम आपने देखा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का।
ठीक है, चलो ऐसा देखा होगा आपने। ये जानते हो ऊपर वाला क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड, और सेंटर में जो होता है दिस इज हाइड्रोफिलिक, ये सेंटर में जो होता है दिस इज हाइड्रोफिलिक टेल। ठीक है, लिपिड बाइलेयर है आपका। ठीक है, दिस इज लिपिड बाइलेयर, दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड, एंड सेंटर में क्या होता है आपका, हाइड्रोफोबिक टेल। अब देखो सबसे पहली बात है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसके लिए जरूरत होती है। जब हमारे पास ऑलरेडी सिंपल डिफ्यूजन है तो व्हाट इज द नीड फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसकी जरूरत क्या है भाई, है ना। तो है ना, देखो पहले आप मान लेते हैं यहां पे दो मॉलिक्यूल्स है ए एंड बी। ए है आपका, दूसरा क्या है बी। दोनों का कैरेक्टर क्या है, यह वाटर सॉल्युबल भी है और लिपिड सॉल्युबल भी है। पहला क्या है, लिपिड सॉल्युबल भी है और दूसरा वाटर सॉल्युबल भी है। इधर देखो, ये वाटर सॉल्युबल तो है लेकिन लिपिड इनसॉल्युबल है, लिपिड इनसॉल्युबल। अब ध्यान दो आप, ये वाला क्या आपका वाटर सॉल्युबल भी और लिपिड सॉल्युबल भी। तो क्योंकि ये पूरा मेम्ब्रेन जो आपका बना हुआ किससे, लिपिड से, और ए वाला क्या आपका लिपिड सॉल्युबल है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आराम से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ए इधर पहुंच गया। लिपिड सॉल्युबल को कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि पूरा मेम्ब्रेन आपका किससे बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है, तो आराम से वो क्रॉस करके बाहर आ गया। दिक्कत कहां आएगी, जो बी वाला मॉलिक्यूल से, क्योंकि ये क्या लिपिड इनसॉल्युबल है। तो यहीं पे आंसर मिल गया आपको कि अपन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसके लिए करेंगे, जिस मॉलिक्यूल का मॉइटी कैसा हो, हाइड्रोफिलिक मॉइटी। जिस भी मॉलिक्यूल का मॉइटी कैसा हो, हाइड्रोफिलिक मॉइटी हो, है ना, मतलब जो लिपिड इनसॉल्युबल हो। ठीक है, वैसे मॉलिक्यूल्स के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की, जिसको बोलते हैं अपन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अलग अलग चीजों में अलग अलग नाम दे देते हैं अपन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोल दो, टनल प्रोटीन बोल दो, पोरिन्स बोल दो, है ना। ये सब क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, जो कि हमें हेल्प करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। ठीक है, क्यों बोलते हैं फैसिलिटेटेड, ये भी देखेंगे अपन। अब देखो, इस मॉलिक्यूल को हमें क्रॉस करवाना है, चलो यहां पे कैसा है, हाइड्रोफिलिक हेड, इधर इसको दिक्कत नहीं होगा, यहां तक आया, लेकिन यहां पे सेंटर में क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल है, ये इसको अब क्रॉस नहीं करने देगा बी वाले को, है ना। अब लेकिन हमें जरूरत है, हमें इसको क्रॉस करवाना है बी को, क्योंकि हमारे सेल को इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अपन क्या करते हैं, यहां पे जो मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उस प्रोटीन को अपन बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, यह ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करता है, इसके अंदर इसी का एक एग्जांपल है आपका, आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ पोरिन्स, है ना। ये पोरिन क्या करता है, ये जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें ह्यूज पोर क्रिएट कर देता है, और उसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कुछ बैक्टीरिया में। ये पोरिन्स क्या है आपका, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, क्योंकि ये जो भी मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोफिलिक मॉइटी होगा वह खुद से क्रॉस नहीं कर सकता है मेम्ब्रेन को, तो वहां पे हम किसका हेल्प लेते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट कुछ प्रोटीन जिसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। वह क्या करता है, मेम्ब्रेन में ह्यूज पोर क्रिएट करता है और आराम से इस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करवा देता है, क्योंकि यहां पे कोई तीसरा आके इसके ट्रांसपोर्ट को क्या कर रहा है, मेडिएट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अलग क्या हो गया उससे भाई, सिंपल डिफ्यूजन से, पहला तो यही डिफरेंस हो गया सर, यहां पे किसकी जरूरत हो रही है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की, जिसका एक एग्जांपल क्या आपका, पोरिन्स, जो क्या आपका, it is a protein that creates huge pore in plastids, mitochondria, etc. to transport substances. Which substances? The substances which have hydrophilic moiety. पहली बात। दूसरी बात, अब आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जहां पे भी प्रोटीन आ गया, ये सब क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, प्रोटीन बोल रहे अपन, है ना। तो यहां पे पक्की बात है किसका रोल आ जाएगा, इनहिबिटर का। मतलब इनहिबिटर हमेशा कहां पे बाइंड करता है, साइड चेन ऑफ प्रोटीन। तो क्या क्या डिफरेंस, मतलब बाकी पहला पॉइंट तो सेम था कि हाई टू लो, यहां पे भी ट्रांसपोर्ट होगा हाई टू लो। दूसरा इसमें भी क्या है आपका, एटीपी नॉट यूटिलाइज। तीसरा यहां पे लेकिन किसका यूज किया हमने, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि सिंपल डिफ्यूजन में यूज नहीं होता है। अब अगर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन आ गया तो यहां पे किसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर देखने को मिलेगा यहां पे, क्योंकि इनहिबिटर हमेशा कहां से जाके बाइंड करता है, साइड चेन ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और उसके फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है। तो कोई पूछे
कि कौन सा ट्रांसपोर्ट ऐसा है जहां पे आपको इनहिबिटर का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जहां जहां पे हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज करेंगे, जहां जहां पे किसका यूज करेंगे अपन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज करेंगे, वहां पे आपको इनहिबिटर का इफेक्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज इनहिबिटर गोज एंड बाइंड्स टू द साइड चेन ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो जहां पे भी यूज करेंगे किसका, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का, तो आप खुद से कॉमन सेंस लगा लोगे आप। आगे जैसे बताऊंगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसमें भी यूज होता है किसका, सम स्पेशल प्रोटीन्स लाइक पंप प्रोटीन, ये सब है ना। तो वहां पे भी आ गया ना पंप प्रोटीन, जहां प्रोटीन आ गया मतलब वहां पे भी क्या होगा, इनहिबिटर का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, वह जो प्रोसेस कहता था आपका नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस, कौन, डिफ्यूजन। यह कैसा प्रोसेस है, सेलेक्टिव प्रोसेस है। यह सबको अलाउ नहीं करेगा। देखो ना, सबको अलाउ किया क्या, नहीं। जिसकी जरूरत होगी सेल के अंदर उसको ये सेलेक्ट करेगा और उसी को भेजेगा अंदर। सबको, जो भी यहां पे आ गया सबको नहीं पास करवा देगा। दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज क्वाइट सेलेक्टिव, क्योंकि यहां पे प्रोटीन है और प्रोटीन क्या होता है आपका, सेलेक्टिव होता है। किसके साथ बाइंड करेगा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये सेलेक्टिव होता है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज सेलेक्टिव। दूसरी बात, यहां पे एक और चीज आपको देखने को मिलेगा। तो पास में फीचर क्या देखा आपने कि ये सेलेक्टिव प्रोसेस है, और अगला क्या देखोगे आप, यहां पे एक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज सैचुरेशन। जो सैचुरेशन सिंपल डिफ्यूजन में नहीं था। अब सैचुरेशन किसको बोलते हो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसमें अब और ज्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, मतलब जितना मैक्सिमम करना था अपन ने कर लिया। चलो देखते हैं इस पॉइंट का मतलब क्या है, सैचुरेशन का मतलब। सैचुरेशन देखो आप, मान लो यहां पे 5 मॉलिक्यूल से जिसे हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करवाना है। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से देखते हैं फिर से। सैचुरेशन का मतलब समझो आप। चलो देखो आप, ये मान लेते हैं अपन, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक अपन मेम्ब्रेन ले रहे हैं, ये मान लेते हैं क्या आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इधर से अपन को 5 मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करवाना है, कितने का, 5 का। और यहां पे हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कितने हैं, अवेलेबल 3। ध्यान दो, मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितने हमारे पास, 5, बट हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कितने हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, 3। तो एक चीज बताओ, मान लो यह मॉलिक्यूल यहां आके बाइंड कर गया, यहां आके बाइंड कर गया, और ये यहां आके बाइंड कर गया। तो एक साथ मैक्सिमम में 3 ही को कैरी कर सकता है ना, क्योंकि यहां पे कैरी करने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होना चाहिए। तो इसकी एबिलिटी खत्म हो गई ना। तो एक टाइम में मैक्सिमम कितने को कैरी कर सकता है, 3 को ही कैरी कर सकता है। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। अब यहां पे 1000 मॉलिक्यूल्स क्यों ना हो, यह ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। कब तक, जब तक ये 3 मॉलिक्यूल फिर से इधर आके ट्रांसपोर्ट हो जाए और यह खाली ना हो जाए, है ना। क्योंकि यहां पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो इसकी जितनी एबिलिटी होगी उतना ही मॉलिक्यूल एक बार में आ पाएगा ना। दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन। कि अभी 3 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन थे और तीनों के तीनों क्या हो गए, ऑलरेडी बाइंड हो चुका है मॉलिक्यूल से, मतलब अब कोई ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन यहां पे अवेलेबल नहीं है टू कैरी आउट क्या, ट्रांसपोर्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन। क्लियर है कि अब और मॉलिक्यूल्स यहां पे ऐड नहीं हो सकता अब तक, जब तक ये फिर से खाली ना हो जाए। खाली कब होगा, जब ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इन सबका ट्रांसपोर्ट करवा देगा तब। तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। तो अगली बात ये भी याद रखने का, ये सारे फीचर्स आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कॉमन पॉइंट्स पे ध्यान दो। जहां जहां ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा वहां पे आपको पक्की बात है कौन सा प्रोसेस दिखेगा, दैट प्रोसेस विल बी सेलेक्टिव। दूसरा, दैट विल शो सैचुरेशन। तीसरा, दैट विल शो इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर। पक्की बात, ठीक है। चलो यहां पे भी एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। अब अपन तीसरा देख लेते हैं यहीं पे, कौन सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या सिंपल डिफ्यूजन का ही तीसरा पहला खत्म कर लेते हैं, कौन सा, ऑस्मोसिस। ठीक है। अब ऑस्मोसिस में भी देखो बहुत एक कॉमन सा पॉइंट है, बच्चे इसमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसमें, ऑस्मोसिस में, क्योंकि डेफिनेशन देखोगे बुक में आप, तो बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा होता है, कहीं पे लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, कहीं पे हाई टू लो। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि भाई हाई टू लो लिखना है या लो टू हाई लिखना है ना। तो 2 अलग अलग रेस्पेक्ट में वो डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, तो अपन दोनों देखेंगे। सिंपल सी बात है, ऑस्मोसिस टर्म किसको लिए यूज करते हैं अपन, वाटर मॉलिक्यूल्स के या लिक्विड के ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना। बोलोगे सर डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन में मेनली अपन गैसेस की बात करते हैं, आयंस की बात करते हैं, है ना। लेकिन ऑस्मोसिस टर्म मेनली किसके ट्रांसपोर्ट के लिए है, लिक्विड के ट्रांसपोर्ट के लिए। और लिक्विड में भी स्पेशली किसका, वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है कौन, आपका ऑस्मोसिस। तो यहां पे भी पहला पॉइंट तो वही है, क्योंकि पहले बता दिया, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ओनली, है ना। तो 2-3 बातें तो कॉमन होगी। पहला सा क्या पॉइंट, यहां पे भी क्या होगा,
हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, और ऑस्मोसिस हमेशा किस पे डिपेंडेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, या प्रेशर ग्रेडियंट, मीन्स हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा या तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में जाएगा। यहां पे वाटर का मूवमेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे भी एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब अपन डेफिनेशन को देख लेते हैं जहां पे मेन कंफ्यूजन होता है। तो देखो, पहला डेफिनेशन देखते हैं अपन इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट। इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब मेनली यहां पे किसकी बात कर रहे हैं अपन, वाटर की। ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट के टर्म्स में देखोगे तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, फ्रॉम, मतलब पूरा नहीं लिख रहा मैं, आप समझ आना, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, है ना, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो देखो ये क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, है ना, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ देयर सॉल्वेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्वेंट मतलब वाटर, है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मतलब जहां पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वहां से किधर जाएगा ये, जहां पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। ठीक है, और यहां पे ऐड करना बहुत जरूरी है, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। थोड़ी देर में बताता हूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन भी होते हैं, आपने सुना होगा, इसमें भी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सर परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमिएबल क्या होता है, सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल क्या होता है, इम्परमिएबल क्या होता है। 4 टाइप के मेम्ब्रेन्स आपको देखने को मिलते हैं, उस पर ब्रीफ में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, बस अभी सुनते जाओ। ये डेफिनेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के केस में आप क्या देख रहे हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, कंफ्यूज होने का नहीं, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल सी बात, किसके टर्म में, सॉल्वेंट के टर्म्स में। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं अपन किसके टर्म में, सॉल्यूशन के टर्म में देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो तो जरा क्या है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ना, एक को बोलते हैं डाइल्यूट, एक को क्या बोलते हैं अपन, कॉन्सेंट्रेटेड। चलो यहां पे थोड़ा इसको ब्रीफ करते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलते हो आप, जहां पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो और सॉल्यूट का कम हो, पक्की बात, इसी को बोलते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन अपन। दूसरा होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना, इसमें क्या क्या होता है आपका, H2O का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और सॉल्यूट ज्यादा होता है। अब देखो तो खुद से आप एनालाइज कर सकते हो कि सॉल्यूशन के टर्म में क्या बोले सर, कि मूवमेंट ऑफ वाटर, या कैसे होगा ट्रांसपोर्ट आपका, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। डाइल्यूट मतलब क्यों, यहाँ पे H2O ज्यादा है, यहाँ पे H2O कम है। तो अगर सॉल्यूशन के टर्म्स में देखेंगे अपन तो क्या बोलेंगे अपन, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब अपन बोल सकते हैं क्या, ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, बोल सकते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन के टर्म्स में देखोगे आप तो ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। इस टर्म में देख रहे हैं अपन, सॉल्यूशन के टर्म्स में देख रहे हैं तब, है ना। लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन के टर्म्स में देखें अपन तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब एक और देख लेते हैं इसको। अब देखो तो यहाँ पे सॉल्यूट कम है और H2O ज्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं अपन, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक ही बोलते हैं ना, हाइपोटोनिक मतलब हाइपो मीन्स लेस, जहां पे लेस सॉल्यूट हो ज्यादा पानी हो वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं अपन हाइपोटोनिक, और जहां पे ज्यादा सॉल्यूट और कम पानी हो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। तो अपन ये भी बोल सकते हैं फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, या बोल सकते हैं फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। तो जितने भी पॉसिबल डेफिनेशन हो सकते हैं ना, सारे बता दिए मैंने आपको ऑस्मोसिस का। ठीक है, फ्रॉम हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। अगर वाटर के टर्म्स में देखेंगे तो, सॉल्यूशन के टर्म में देखेंगे तो क्या होगा कि फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, है ना। यहां पर बोल सकते हैं फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये जा सकता है क्या, ट्रांसपोर्ट होगा सब्सटेंसेस का। चलो ये हो गया आपका ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस इज नथिंग बट a special type of diffusion only that depends on concentration gradient and pressure gradient, है ना। मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा यहाँ पे वाटर का मूवमेंट, या तो क्या होगा
हाई प्रेशर ग्रेडियंट टू लो प्रेशर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्यूजन। हमने तीनों प्रोसेस को देख लिया, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तीसरा ऑस्मोसिस। अब अपन देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव एग्जैक्टली सेम कैसा है, लगभग फैसिलिटेटेड की तरह कुछ डिफरेंसेस है, देखते हैं, है ना, जल्दी से देखते हैं उसको। अब चलो अब देखते हैं अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सबसे पहली बात एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, तो सबसे पहला फीचर यहां पे कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होगा आपका, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा एक्टिव है तो एटीपी क्या होगा, एटीपी इज यूटिलाइज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। तीसरी बात, बाकी बातें आप सब लगा दो, क्योंकि यहां पे भी अपन किसका हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, प्रोटीन पंप्स का। किसका हेल्प करते हैं, किसका हेल्प लेते हैं, प्रोटीन पंप। यहां पे भी स्पेशल प्रोटीन का हेल्प होता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, है ना, जिसको अपन प्रोटीन पंप बोलते हैं। पंप मतलब पुश करते हैं, अपन भेजते हैं सब्सटेंस को यहाँ पे फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पे भी क्योंकि प्रोटीन का यूज हो रहा है, बाकी सारी प्रोसेस किसके जैसे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जैसा। मतलब सर ये सेलेक्टिव होगा, है ना। दूसरा, इसके ऊपर इफेक्ट दिखेगा, किसका, इनहिबिटर का। तीसरा, क्योंकि प्रोटीन यूज हो रहा है, यहां भी क्या दिखेगा, कौन सा इफेक्ट, सैचुरेशन दिखाई देगा, है ना। तो बाकी सारी बातें वही हो गई। दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। तो हमने क्या देखा, अभी हमने टॉपिक खत्म किया शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जो किसके थ्रू हो सकता है, डिफ्यूजन के थ्रू या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। डिफ्यूजन में 3 देखा, सिंपल, फैसिलिटेटेड एंड ऑस्मोसिस, और उसके बाद हमने क्या देखा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमने क्या खत्म करा अभी, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। चलो अब स्लाइड के थ्रू भी आपको दिखा दूं क्या क्या है वहां पे मेंशन। चलो तो देखो आप, इसमें डिफ्यूजन में यही आपका 3 टाइप का यहां पे दिया हुआ, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन दिख रहा है आपको, दिस इज फैसिलिटेटेड एंड दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप देख सकते हो एक्टिव में क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में। फैसिलिटेटेड में क्या देख रहे हो, यहां पे बस किसका यूज हुआ है, प्रोटीन चैनल का यूज हुआ है ना, यहां पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज हुआ है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो। और आप सिंपल इस डायग्राम से देख सकते हो, डिफ्यूजन में क्या दिख रहा है आपको, कोई चैनल है, जो चैनल यहां पे है ना, ये दिस चैनल हैज नॉट बीन यूज्ड इन सिंपल डिफ्यूजन, है ना। लेकिन ये भी क्योंकि दोनों डिफ्यूजन का पार्ट है, यह और ये दोनों क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन विदाउट ए यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। चलो आगे देखते हैं अब। ये आपका डिफरेंस है, जो मैंने आपको सारी बातें बताई, सेम कहानी यहां पे लिखा हुआ देखो, रिक्वायर्स मेम्ब्रेन प्रोटीन, सिंपल डिफ्यूजन को नहीं चाहिए, बाकी दोनों में अपन मेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज करते हैं। उसके बाद क्या, हाईली सेलेक्टिव, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई प्रोटीन का यूज नहीं हो रहा फॉर ट्रांसपोर्ट। ये दोनों क्या होगा, हाईली सेलेक्टिव होगा, बिकॉज हियर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन आर बीइंग यूज्ड। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, मतलब वही सैचुरेशन, इसमें तो होगा नहीं क्योंकि प्रोटीन यूज नहीं करे, बाकी दोनों में होगा। अगला क्या पूछ रहा है आपसे, अपहिल ट्रांसपोर्ट, इसमें बिल्कुल नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा। अपहिल मतलब फ्रॉम लो टू हाई, है ना, फ्रॉम लो टू हाई नहीं हो रहा इसमें, इधर इसमें किस में हो रहा है आपका, सिंपल और फैसिलिटेटेड में हाई टू लो। तो यहां पे क्या, अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं है, कैसा ट्रांसपोर्ट है, डाउनहिल। इसमें अपहिल होता है फ्रॉम लो टू हाई, ठीक है। रिक्वायर्स एटीपी, नो नो यस, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं अपन। अब देखेंगे अपन प्लांट वाटर रिलेशन। आप जानते हो प्लांट वाटर रिलेशन क्या है, पानी ऐसा चीज है जो सेल का सबसे ज्यादा हिस्सा बनाता है, और वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और उसी के अंदर सब कुछ क्या है आपका, डिजॉल्व है या तो सस्पेंडेड है ना। तो जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, स्पेशली उसके लिए जगह कौन देता है, वाटर, क्योंकि वो क्या है आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो वही बात यहां पे लिखी हुई है, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, प्रोटोप्लाज्म इज मेनली वाटर इन विच वेरियस मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड। सॉफ्ट प्लांट, अब ये बता रहा है कि कैसे कैसे प्लांट में आपका वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। कुछ एग्जांपल्स है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सॉफ्ट प्लांट पार्ट, जैसे ही सॉफ्ट है तो पक्का बात है उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा पानी होगा। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन हैज 92% ऑफ वाटर। सेकंड एग्जांपल, हर्बेशियस प्लांट्स हैव ओनली 10 to 15% ऑफ ड्राई मैटर। मींस क्या हो गया, इसमें 85 to 90% क्या है आपका, इसमें भी वाटर प्रेजेंट होते हैं, किसमें, हर्बेशियस प्लांट में, ठीक है। ड्राई शीट्स एंड वुडी प्लांट्स, जो हम सीड देखते पूरा ड्राई होता है, या किसी भी प्लांट का वुडी पार्ट देखोगे तो हमें क्या लगता है इसमें वाटर नहीं होगा, बट उसमें भी वाटर होता है। अगर पानी ना हो ना तो ये क्या, जो ड्राई शीट्स है कभी जर्मिनेट नहीं कर पाए। जर्मिनेट कैसे नहीं कर पाएगा, अगर पानी नहीं होगा तो उसमें रेस्पिरेशन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप देखते हो ड्राई शीट्स या वुडी पार्ट्स, उसमें कम पानी होता है लेकिन पानी होता जरूर है, ठीक है। आगे देखो, अ मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब्स 3 liters ऑफ वाटर डेली।
एक अगर कॉर्न प्लांट को देखो, मच्योर कॉर्न प्लांट की बात कर रहे हैं अपन, तो 3 लीटर पानी वो डेली एब्जॉर्ब करता है। और एक मस्टर्ड प्लांट है, एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट अबाउट 5 आवर्स। जो मस्टर्ड प्लांट है आपका अपने वेट के इक्वल पानी एब्जॉर्ब कर लेता है कितने देर में? अप्रॉक्स 5 घंटे में। आप देख रहे हो ये क्या सिग्निफिकेंस दिखा रहा है कि वाटर का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है एक प्लांट के अंदर। ठीक है, अब देखो इसमें आगे देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू होगा आपका, दैट इज वाटर पोटेंशियल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मजेदार टॉपिक है यहाँ पे, है ना, जिससे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। आप बोल सकते हो इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। आप ये जानते हो कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबका अपना खुद का क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब वह एनर्जी जो उसको मोमेंट देता है ना। तो वाटर पोटेंशियल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं साई डब्ल्यू से। ठीक है, एंड इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। इट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ वाटर molecules to move freely in a solution. It is expressed in pressure units such as pascals. Water molecules have kinetic energy. In liquid and gaseous form, they show random, rapid and constant motion. As the concentration of water in a system increases, its kinetic energy or water potential also increases. Hence, pure water will have greatest water potential. ये line सबसे important है यहाँ पे। क्या? Pure water have greatest water potential. इस बात को मैं आपको समझा रहा हूँ आने वाले टाइम में। अभी देखो आप, सबसे पहले क्या होता है वाटर पोटेंशियल क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड इट्स वाटर पोटेंशियल। सिंपल सी बात, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड इट्स वाटर पोटेंशियल। अब देखो एक बात समझो, यहां पे एक चीज समझो आप। मान लो हमने एक बीकर लिया, फ्लास्क लिया, है ना। अब यहां पे इसको हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने क्या किया? सेपरेट कर दिया। ये रीजन ए है एंड दिस इज रीजन बी। ठीक है, यहां पे आपके 50 वाटर मॉलिक्यूल्स है और यहां पे भी कितने हैं? 50 वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, दोनों में कितने कितने पानी के मॉलिक्यूल्स है? 50 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब 50 वाटर मॉलिक्यूल्स उधर भी है इधर भी है, मतलब दोनों का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि देखो मान लेते हैं कि 1 वाटर मॉलिक्यूल्स 1H2O का काइनेटिक एनर्जी अपन ले लेते हैं 1 जूल। कितना? 1। तो 50 के कितने होंगे? 50 जूल। तो इधर भी कितना काइनेटिक एनर्जी है? 50। इधर भी कितना है? 50। दोनों साइड का वाटर पोटेंशियल क्या है? सेम है। वाटर पोटेंशियल क्या है? वह पोटेंशियल जो वाटर के फ्लो को डिसाइड करेगा, जो वाटर के फ्लो को डिसाइड करेगा, है ना। और वाटर पोटेंशियल मतलब किसको बोलते हैं? हमारे अंदर जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज सिंपली द वाटर पोटेंशियल। तो जहां पे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, पानी का फ्लो कहां होगा? फ्रॉम हाई काइनेटिक एनर्जी टू लो काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगा? अब एक चीज बताओ, यहां पे मान लेते हैं अब 70 वाटर मॉलिक्यूल्स है, 70, और यहां पे 50। पक्की बात है किसका ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा? क्योंकि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पे ज्यादा है तो इसका क्या होगा? ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो इधर कम काइनेटिक एनर्जी होगा। मतलब जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा क्या होगा? वाटर पोटेंशियल होगा। तो ऐसे समझो आप, अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अपन क्या बोलते हैं? जितना ज्यादा होगा, मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, अपन बोलो ऐसे क्या होगा? इसका मतलब मोर काइनेटिक एनर्जी। अगला क्या बोल सकते हैं? मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिफाइन करते हो आप? नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, ऐसे डिफाइन करते हो अपन मोल को, है ना। तो जितना ज्यादा, अगर मान लो कि इसमें जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, है ना, क्योंकि हर मॉलिक्यूल का अपना खुद का काइनेटिक एनर्जी होता है। तो जितना ज्यादा वाटर मतलब आपका मॉलिक्यूल्स बढ़ता जाएगा नंबर, उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इसका मतलब उतना ज्यादा इस सिस्टम में किसका? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, और जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा उतना क्या होगा? मोर वाटर पोटेंशियल। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, वाटर का फ्लो हमेशा कहां से कहां होता है? हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो इन सिंपल टर्म्स, फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, एंड वाटर पोटेंशियल डिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और कहां से कहां फ्लो होगा? हमेशा हाई वाटर मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेशन, या ऐसे बोल सकते हो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। कुछ भी बोल सकते हैं ना भाई। किसी ने मान लो कि वाटर पोटेंशियल टर्म यूज नहीं करा और बोल दिया कि सिस्टम ए में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और सिस्टम बी में है, आप सिंपल बता दोगे कि यहां से यहां फ्लो होगा, क्योंकि जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है? इतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स इधर, और जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स इधर उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है इधर वाटर का, और जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा क्या है? वाटर पोटेंशियल है।
वाटर का फ्लो हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे अपन देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द हायर रीजन टू लोअर रीजन। यही बात मैंने आपको भी बताया, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर एनर्जी सिस्टम टू लोअर एनर्जी सिस्टम, मीन्स हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, अब आगे देखो कैसे मूवमेंट होता है। तो अभी बताया आपको कि किसी भी चीज का मूवमेंट जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में हो, किस प्रोसेस होगा आपका, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर इज जीरो। इस बात को ध्यान से समझो, क्या बोला हमने, प्योर वाटर है ना। प्योर वाटर कब बोलते हैं अपन, ये बताओ पहले। सबसे पहली बात, प्योर वाटर बोलेंगे कब आप, मान लो कि एक हमने फ्लास्क लिया या बीकर लिया, जो भी लिया हमने, ठीक है, या एक आपने ग्लास लिया। इस ग्लास की मान लो कि पोटेंशियल या कैपेसिटी है ना, कितनी है, मैक्सिमम में होल्ड कर सकता है कितने, 100 वाटर मॉलिक्यूल्स को। कितना, 100 वाटर मॉलिक्यूल्स। ध्यान दो, एक ग्लास लिया हमने, उस ग्लास में मैक्सिमम कितने पानी आ सकता है, मैक्सिमम 100। मतलब अगर उस ग्लास में हमने 100 वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दिया तो इसमें किसी और चीज को डालने की हल्की भी जगह नहीं बचेगी, है ना। अब मान लेते हैं कि इस ग्लास की कैपेसिटी है 100 वाटर मॉलिक्यूल्स को अकोमोडेट करने की, और इसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है आपका, 100 वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब यह कैसा हो गया, प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब जिसमें कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं है, मतलब बस सॉल्वेंट है यहां पे। प्योर वाटर का बोलेंगे जिसमें कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं है। हल्का भी सॉल्यूट ऐड कर दिया हमने तो क्या होगा, उसको प्योर वाटर नहीं बोल सकते हैं। तो अभी ये क्या है, 100 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें एडजस्ट हो सकता है और पूरा 100 ही है इसमें, तो दैट इज कॉल्ड एज प्योर वाटर। और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका है, पानी का है। 100 मॉलिक्यूल से अकोमोडेट कर सकता है, पूरा 100 है इसमें, तो मैक्सिमम वाटर कॉन्सेंट्रेशन है ना। और मैक्सिमम वाटर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है मैक्सिमम होता है, लेकिन ध्यान रखने का, क्या, कब, जब वो किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर ना हो, तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेते हैं वैल्यू अपन, है ना। मतलब जो द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0, है ना, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं अप्लाई है तब। इस कंडीशन को याद रखना है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर हमने अप्लाई कर दिया तो वैल्यू बढ़ जाएगा, 0 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो याद रखने का, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा कितना होता है, 0। अब देखो एक बात, दूसरी बात ध्यान से समझो आप। अब मान लो कि हमने प्योर वाटर लिया, इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। ये देखो आप, यहां पे ले लिया, एक मेम्ब्रेन है, यहां पे ले लिया। अभी मान लेते दोनों में 100 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, कितने, 100 मॉलिक्यूल्स, और इसमें भी 100 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो आप, अगर ये प्योर वाटर है तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, अभी 0। अभी बताया मैंने, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। अब हमने इसका भी अभी क्या है, वाटर पोटेंशियल अभी 0 है। अब हमने इसमें ऊपर से ऐड करना शुरू कर दिया सॉल्यूट। मान लेते हैं हमने क्या ऐड करना शुरू किया, NaCl ऐड करना शुरू कर दिया, सॉल्यूट। अब एक चीज बताओ तो, जैसे ही सॉल्यूट ऐड करेंगे तो होगा क्या, NaCl अंदर आया और ब्रेक कर गया Na+Cl- में। वाटर आपका वैसे तो न्यूट्रल होता है, लेकिन उसमें स्लाइटली अगर वाटर को आप ब्रेक करो H2O को, है ना, तो आपको क्या दिखाई देगा, डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव, एस के ऊपर, और O के ऊपर क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव। अब ये हो जाएगा किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, Na के साथ, और H आपका Cl के साथ, और HCl बना लेगा। तो आपने क्या देखा, एक NaCl जब ऊपर से आया तो एक वाटर मॉलिक्यूल टूट गया, तो इसमें अब कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, 99 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। कितने, 99। एक कम हो गया। सर कैसे कम हो गया, ऊपर से जो सॉल्यूट आया ना, वो उसके साथ क्या किया, कंबाइन कर गया। ये आयन है, आयन के फॉर्म में डिसोसिएट हो गया NaCl, इधर से वाटर भी टूट गया, और इसका जो पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन हो गया, और इसका नेगेटिव वाला इसके पॉजिटिव के साथ, है ना। तो इसका मतलब हमने एक सॉल्यूट ऐड करा तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गया। मान लो और ऐड करेंगे तो धीरे धीरे इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, कम होते जाएगा, है ना। किसमें, जिसमें अपन सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, कम होते जाएगा ना। अब देखो तो, जब हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं
तो वाटर पोटेंशियल कम होते जा रहा है, हो रहा है कि नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम होगा। एक ऐड कर लिया तो मान लो वाटर मॉलिक्यूल्स में होगा 99, दो ऐड कर लिया तो मान लेते 98 हो गया, 97, 96। तो ऐसे से आप क्या देख रहे हो, इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है। वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है मतलब वाटर पोटेंशियल कम होते जा रहा है ना। अब कम होके कितना हो सकता है भाई, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना था इसका, 0। 0 है तो अब 1 तो नहीं हो सकता, माइनस में ही जाएगा ना। तो इसलिए ये कितना होगा, मान लो कि एक ऐड किया तो -1 हो गया, दूसरा ऐड किया तो -2, तीसरा ऐड किया तो -4, मतलब आपका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होते जा रहा है आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्यूट, एंड दिस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। अब बोलोगे सर सॉल्यूट पोटेंशियल क्या आ गया, तो अभी अपन देखेंगे जो वाटर पोटेंशियल है ना, दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, वाटर पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन टू पोटेंशियल, दैट इज सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल तो आपको बता ही दिया क्या होता है, अब आपको अभी मैंने ये भी बता दिया कि सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है ना। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो गया, जैसे ही आप सॉल्यूट ऐड करना शुरू करोगे तो वाटर पोटेंशियल उस सिस्टम का क्या होगा, कम होते जाएगा, एंड दैट नेगेटिव वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट ऐड करने पे आपका वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। अब यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, ध्यान दो। अपन क्या बोलेंगे अभी ये बताओ तो, सॉलिड पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो देखते हैं। एक ऐड किया था तो सॉलिड पोटेंशियल कितना बन गया था आपका, -1, दो ऐड किया तो -2, 3 NaCl ऐड किया तो -3, 4 ऐड किया तो -4। अब एक बात बताओ तो, -1 ग्रेटर है या -2, पक्की बात है -1 ग्रेटर है। हम सॉल्यूट पोटेंशियल को घटता हुआ बोले कि बढ़ता हुआ बोले, तो याद रखने का बहुत यहीं पे कॉन्सेप्ट है जो बच्चे समझते नहीं है। आप जितना सॉल्यूट को ऐड करते जाओगे, है ना, मोर एडिशन ऑफ सॉल्यूट, जितना ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे आपका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज। इसके कारण क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज। जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है ना भाई, एक ऐड किया फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा, तो नंबर ऑफ आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, सॉल्यूट का बढ़ रहा है ना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन सॉल्यूट पोटेंशियल जो है ना वह घट रहा है। अब यहां पे बात उल्टी हो गई। क्या लग रहा था हमें कि अपन सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ना चाहिए ना, सॉल्यूट पोटेंशियल नहीं, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ पा रहा है भाई, क्योंकि वैल्यू क्या है, नेगेटिव के अंदर है, क्योंकि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो इससे क्या निकलता है बात, सॉलिड पोटेंशियल इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। सॉलिड पोटेंशियल कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो जैसे ही अपन सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होते जाएगा, है ना। तो इसका मतलब सॉलिड पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, अभी तो बोला नेगेटिव वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड सॉलिड पोटेंशियल, तो सॉलिड पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। आपके एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज करने के लिए भी दिया हुआ है, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बस ये याद रखने का, आप जितना इसमें सॉल्यूट ऐड करते जाओगे, जितना ऐड करोगे, सॉल्यूट का नंबर बढ़ रहा है, मतलब बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन पोटेंशियल घट रहा है, क्योंकि वैल्यू किस में है, नेगेटिव में है ना। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको याद रखना चाहिए। अब एक और टर्म बचा इसमें, क्या आपका प्रेशर पोटेंशियल। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हम प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना लेते हैं, 0 लेते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या बताया मैंने, प्रेशर कैसा होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर कैसा होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट मान लो कि अब अभी बीकर के ऊपर अभी क्या हो रहा है, देखो तो, जब आपने इसमें सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूट ऐड करोगे तो क्या हुआ, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ गया, सॉल्यूट पोटेंशियल घटा, और फाइनली वाटर पोटेंशियल भी क्या हो गया, कम हो गया ना। जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करेंगे, फ्री वाटर कम है तो वाटर पोटेंशियल भी कम हो गया, तब इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया, इसका कम हो गया, तो पानी का फ्लो कहां से कहां होगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, मतलब ए से बी। अब अभी ए से बी में हो रहा है फ्लो आपका वाटर का, क्योंकि इसमें हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया था तो इसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया था। अब इसको थोड़ा क्लियर करके समझते हैं, इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो फिर से इसको देखते हैं, तो क्योंकि हमने यहां पे एडिशन कर दिया था किसका, सॉल्यूट का, इसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया था। जैसे ही आप सॉल्यूट ऐड करते जाओगे ना, पक्की बात है जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे वाटर पोटेंशियल उतना कम होते जाएगा। और ये प्योर वाटर है तो इसका सॉलिड पोटेंशियल क्या है, 0 है, ज्यादा है, तो पानी का फ्लो कहां से कहां होगा, हाई टू लो। ए ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं अपन। अब देखो एक बात, ये कब कंडीशन है, जब हमने कोई प्रेशर ऊपर से अप्लाई नहीं किया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर।
अब मान लेते हैं अपन यहां से प्रेशर अप्लाई कर दिया इसके ऊपर हम प्रेशर, मतलब मान लो कि ये बकेट में पानी है, हम उसके ऊपर कोई ऐसा लेके गए और उसको पानी को प्रेस करने लग गए। अब पानी को जो प्रेस करेंगे, है ना, तो ये पानी इसके अंदर जो प्रेस करेंगे तो ये पानी क्या करेगा, इस बीकर के वॉल पे प्रेशर लगाना शुरू करेगा कि नहीं। अब सिंपल सी बात है, बकेट है, बकेट में हमने पानी को प्रेस करना शुरू किया, तो प्रेस करोगे पानी को तो उसको वॉल पे प्रेशर लगेगा कि नहीं, लगेगा ना। दैट प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं अपन, प्रेशर पोटेंशियल। देखो आप ध्यान दो, हमने जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया, एक्सटर्नल प्रेशर, कैसा प्रेशर अप्लाई किया हमने, एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, इस पानी में जो आपका सरफेस जहां पे वो पानी आपका प्रेजेंट है, उसके सरफेस पे क्या करेगा, ये प्रेशर लगाना शुरू करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। दैट प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। तो प्रेशर पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करें आप, द प्रेशर जनरेटेड ऑन द वॉल ऑफ अ बीकर और सेल, अगर सेल की बात करें तो द प्रेशर जनरेटेड ऑन द वॉल ऑफ अ सेल ड्यू टू प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म भी प्रेशर लगाएगा ना, जैसे ही वाटर ऐड होना शुरू हुआ इस प्रोटोप्लाज्म में, है ना, इस प्रोटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में जैसे ही वाटर ऐड होना शुरू हुआ, ये पूरा साइटोप्लाज्म इसके वॉल पे प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। दैट प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। अब देखो ध्यान देना सारी बातों को, मैंने क्या बोला, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सॉलिड पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, प्रेशर पोटेंशियल माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान रखने का, जो प्रेशर पोटेंशियल है इट माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्रेशर पोटेंशियल समझ में आया आपको, प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा कि सर जैसे ही हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, है ना, इसके अंदर के सारे जो साइटोप्लाज्म है, ये सेल के वॉल पे, मान लो सेल है, सेल के अंदर ऐसा है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो इसके अंदर जो सारा साइटोप्लाज्म है इसके वॉल पे प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। दिस प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज सिंपली प्रेशर पोटेंशियल। अब देखो, अब ये प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, मान लो इतना प्रेशर हमने लगा दिया, अभी आप पानी का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, ए से बी, है ना, हमने इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया कि ये पानी के फ्लो को डायरेक्शन को ही उल्टा कर दिया। मतलब इतना ज्यादा प्रेशर लगाया हमने क्या बोला था, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है, कहां पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। लेकिन जब हम प्रेशर ऊपर से अप्लाई करना शुरू करेंगे एक्सटर्नल प्रेशर, तो हो सकता है वाटर पोटेंशियल बढ़ जाए, 0 से ऊपर हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, है ना। तो अभी इसका वाटर पोटेंशियल कितना है, 0। हमने इतना प्रेशर लगा दिया कि यहां पे वाटर पोटेंशियल मान लो बढ़ के हो गया 1, इतना 1। लेकिन ये कब हो सकता है 0 से ऊपर, जब हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं तब, है ना, तब क्या होगा, पानी का फ्लो बी से ए में होना शुरू हो जाएगा। इस केस में इस प्रेशर पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। क्यों, इसके लिए पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि ये इससे पानी ले रहा था, अब इसको देना शुरू कर दिया, है ना, तो इसके लिए क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस प्रेशर पोटेंशियल को क्या बोल देंगे, पॉजिटिव। कब, जब ये वाटर फ्लो के डायरेक्शन को ही रिवर्स कर दिया। दूसरा क्या हो सकता है कंडीशन, हमने इतना प्रेशर लगाया कि ए से बी में पानी का फ्लो बंद हो गया, मतलब अब न ए से बी में जा रहा है न बी से ए में जा रहा है। मतलब क्या हो गया, इधर वाटर पोटेंशियल 0 था, इतना प्रेशर लगा दिया कि इधर भी वाटर पोटेंशियल फिर से कितना हो गया, 0। अब सेम प्रेशर पोटेंशियल को अब क्या बोल देंगे अपन, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोल देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कैसे डिफाइन करेंगे, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप डिफ्यूजन, है ना, या टू प्रिवेंट डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कंफ्यूज मत होना, प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब जब हमने प्रेशर लगाना शुरू किया तो 3 काम हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि पानी का जो मूवमेंट कहां से कहां हो रहा था, ए से बी, वो उल्टा हो जाए, इस केस में क्या बोलेंगे, प्रेशर पोटेंशियल इज पॉजिटिव। दूसरा क्या हो सकता है, पानी का मूवमेंट रुक जाए, न ए से बी में आ रहा न बी से ए में, तो ये कैसा वो पॉसिबल होगा, इधर साइड डब्ल्यू कितना था, 0, इधर भी कितना हो जाए, साइड डब्ल्यू 0, तो पानी का फ्लो दोनों में बंद हो जाए, क्योंकि दोनों का वाटर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। इस केस में जो प्रेशर पोटेंशियल है, किस केस में, जब ये पानी के फ्लो को रोक दे, यहां पे जो प्रेशर पोटेंशियल इतना लग जाए इस वॉल के ऊपर कि यहां से यहां पानी का फ्लो नहीं होने दे, मतलब कि इतना प्रेशर यहां पे अप्लाई हो जाए कि इस साइड का प्रेशर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल इस साइड का वाटर पोटेंशियल के इक्वल हो जाए। इसी प्रेशर पोटेंशियल को अपन बोल देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंपल सी बात है कि प्रेशर पोटेंशियल, दैट अमाउंट ऑफ प्रेशर पोटेंशियल दैट प्रिवेंट्स डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तीसरा क्या हो सकता है, हमने प्रेशर लगाया फिर भी वाटर का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, ए से बी में ही हो रहा है, इस केस में प्रेशर पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, नेगेटिव।
है ना? क्यों? क्योंकि ठीक है लगा रहे हैं प्रेशर अपन, लेकिन फिर भी अभी इतना ज़्यादा ये प्रेशर नहीं लग पा रहा है कि इसके क्या वाटर पोटेंशियल को इतना इक्वल कर दे कि यहाँ से यहाँ पानी के मूवमेंट को रोक ले। तो प्रेशर पोटेंशियल माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कोई पूछ ले ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर है कि नेगेटिव प्रेशर है, तो क्या बोलोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये कौन सा प्रेशर है? वह प्रेशर है जो वाटर के मूवमेंट को रोक दिया। तो रोक दिया तो इसके लिए पॉजिटिव है ना भाई, फायदा है ना। ये पहले उधार ले रहा था, अब नहीं ले रहा है, अब रोक दिया लेना, उसे बंद कर दिया, मतलब ये इसके बराबरी पे पहुंच गया, ये इसके बराबरी पे पहुंच गया। तो बराबरी पे पहुंचा दिया है प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या हो गया? इसके लिए फायदा है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। बट प्रेशर पोटेंशियल माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हमने सारा कॉन्सेप्ट देख लिया। किसको बोलते हैं अपन? वाटर पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, और वह डिसाइड करता है कि वाटर का फ्लो कहां से कहां होगा। पानी फ्लो कहां से कहां होता है? हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। और वाटर पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन टू टर्म्स, सॉलिड पोटेंशियल, जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करेंगे वाटर पोटेंशियल क्या होगा? कम होते जाएगा, दैट नेगेटिव वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड सॉलिड पोटेंशियल। और तीसरा किस पे, दूसरा किस पे डिपेंड करता हो? प्रेशर पोटेंशियल पे। प्रेशर पोटेंशियल क्या है? जैसे ही अपन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, है ना, तो इसका साइटोप्लाज्म जो सेल के वॉल पे प्रेशर लगाना शुरू करता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं अपन जो आपके उसमें लिखा हुआ है, सेम बातें लिखा होगा यहाँ पे। वाटर मूव्स फ्रॉम हायर एनर्जी सिस्टम, मतलब हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हाई से लो में कौन सा प्रोसेस होता है? डिफ्यूजन होगा। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, ये भी बात आपको बता दिया मैंने। आगे देखो, अगला दिया हुआ है, इफ अ सॉल्यूट टू डिजॉल्व इन प्योर वाटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल। अभी बता दिया सारी बातें कि जैसे ही सॉल्यूट ऐड करेंगे वाटर पोटेंशियल क्या होगा? कम होता जाएगा। इसीलिए बोलते हैं वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इज लोअर देन प्योर वाटर। प्योर वाटर में कब बोलते हैं प्योर वाटर? जब उसमें कोई सॉल्यूट नहीं हो, तो पक्की बात है वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का ज्यादा होगा। और जैसे ही सॉल्यूशन अपन बोलते हैं, सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों आ गया, सॉल्यूट ऐड हो गया, तो हमेशा वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इज व्हाट? लोअर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। तीसरी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू डिजोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल। पहले ही बता दिया आपको, है ना, कि जैसे ही आप सॉल्यूट ऐड करोगे, उसमें डिजोल्व करोगे, आपका क्या होगा? वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, मतलब आपका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, लोअर हो जाता है, नीचे जाने लगता है माइनस में। दैट नेगेटिव वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड सॉलिड पोटेंशियल। सॉलिड पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। द मोर द सॉलिड मॉलिक्यूल्स द लोअर इज द क्या? सॉलिड पोटेंशियल, ठीक है। और अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है? वाटर पोटेंशियल इक्वल होता है सॉलिड पोटेंशियल के, तो इसको आप याद रखोगे। चलो आगे देखते हैं। अब ये बात कर रहा है सॉलिड पोटेंशियल देख लिया हमने, अभी बात कर रहा है यहाँ पे किसकी? प्रेशर पोटेंशियल की। इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और अ सॉल्यूशन, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। पक्की बात है, हमने बोला ना कि जैसे ही आपने ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करा, हम वाटर पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, ठीक है। When water enters a plant cell due to diffusion, it causes a pressure against the cell wall. It makes the cell turgid. This increases the pressure potential. अब अभी आपको बता दिया, मान लो एक सेल है, एक सेल के अंदर पानी एंटर करना शुरू किया, ये पानी क्या किया? इसके वॉल पे प्रेशर लगाना शुरू किया, सेल के वॉल पे प्रेशर लगाना शुरू किया। दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्जर प्रेशर। क्या बोलते हैं? टर्जर प्रेशर। तो क्या हो गया? द प्रेशर ड्यू टू इनकमिंग वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सेल वॉल इज कॉल्ड टर्जर प्रेशर। और प्रेशर पोटेंशियल का बोल देते हैं जब वाटर के कारण इस सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्जर, है ना। और जब पूरे साइटोप्लाज्म के कारण इस वॉल पे जो प्रेशर लगेगा उसी को बोल देते हैं अपन प्रेशर पोटेंशियल। याद रखने का, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, टर्जर प्रेशर और प्रेशर पोटेंशियल में। जब पूरे साइटोप्लाज्म के कारण इस वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल, है ना। और जब इनकमिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण इस वॉल पे प्रेशर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड विच प्रेशर? टर्जर प्रेशर। और एक और प्रेशर आपको बाद में मेंशन होगा, वॉल प्रेशर। देखो आपने पढ़ा है ना, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। अब वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहा है और इसके वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, कौन? वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वॉल भी तो इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या प्रेशर लगाएगा? दैट प्रेशर इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। तो तीन प्रेशर हो गए, वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण इस वॉल पे जो प्रेशर लगा, टर्जर प्रेशर। अब वॉल इस वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, दैट इज वॉल प्रेशर। और जब पानी अंदर जा रहा है तो पूरे साइटोप्लाज्म क्या करेगा? साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, और साइटोप्लाज्म जो इस वॉल पे प्रेशर लगाता है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। सिंपल सी बात, ठीक है। चलो
प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव, मैंने बोला ना, ये नहीं लिखा हुआ है कि ऑलवेज पॉजिटिव, यूजुअली कैसा होता है, यूजुअली आपका प्रेशर पोटेंशियल इज पॉजिटिव, दो नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन द वाटर कॉलम इन द जाइलम प्लेज अ मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अप स्ट्रीम। लेकिन आप देखोगे नेगेटिव वाटर पोटेंशियल के भी अभी आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा जब अपन ट्रांसपिरेशन पुल देखेंगे। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड बाय सॉलिड पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, आपको बता दिया है ना, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। चलो आगे देखते हैं। अब अगला टर्म है आपका प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, इसको समझने से पहले तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक होता है आइसोटोनिक, दूसरा होता है आपका हाइपोटोनिक और तीसरा होता है आपका हाइपरटोनिक, है ना। ये तीन सॉल्यूशन होते हैं। चलो पहले सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, है ना। टॉपिक क्या हमारा, बिहेवियर ऑफ अ सेल इन डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशन। एक सेल का बिहेवियर कहां देखना है अपन को, डिफरेंट सॉल्यूशन में एक सेल का बिहेवियर कैसा होता है। तो देखो आप क्या है, पहला देखते हैं अपन कौन सा सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक मीन्स आइसो मतलब सेम और टोनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो देखो हमने दो लिया, मान लेते हैं दोनों में कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना, यहां पे भी और यहां पे भी, ठीक है। जब दोनों साइड मतलब दोनों मतलब कहने का मतलब ये है, देखो आप ऐसे ध्यान से देखो, मान लो एक हमने सॉल्यूशन लिया, एक ऐसा सॉल्यूशन आपका एक्सटर्नल सॉल्यूशन, और इसके अंदर हमने प्लेस कर दिया एक सेल को, इसको प्लेस कर दिया सेल को। तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन है वह अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है ना, एक्सटर्नल सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन और सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं अपन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो तो इसमें पानी का मूवमेंट होगा क्या, कहीं से कहीं नहीं होगा, क्योंकि यहां पे भी कॉन्सेंट्रेशन और यहां बाहर का कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम है। तो नो नेट मोमेंट ऑफ वाटर, नो नेट मोमेंट बोल रहे हैं अपन, नो नेट मोमेंट ऑफ वाटर। नेट मूवमेंट मतलब पानी का फ्लो होगा, लेकिन मान लो कि यहां से 2 लीटर बाहर आ रहा है तो बाहर से भी 2 लीटर अंदर जा रहा है, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। तो नेट मूवमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। याद रखने का, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, नेट मोमेंट बिकम्स 0, ठीक है। दूसरी बात, जो सेल आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होता है उस सेल को अपन बोल देते हैं फ्लैसिड। याद रखने का, सेल इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड फ्लैसिड सेल, और यहां पे देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। तो आइसोटोनिक समझ गया आप, सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन टू दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। दोनों का जब बराबर होगा तो आइसोटोनिक। दूसरा क्या आपका, हाइपोटोनिक। अगर हम एक सॉल्यूशन को कहां पे, एक सेल को कहां प्लेस करते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मीन्स क्या होता है, देखो लेस। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, हाइपो हाइपरटोनिक में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि किस में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। देखो बच्चा, एक चीज आप ध्यान रखोगे, हाइपो और हाइपर टर्म हमेशा किसके लिए यूज होगा, सॉल्यूट के लिए। किसके रेफरेंस में यूज करेंगे अपन, सॉल्यूट के रेफरेंस में यूज करेंगे, ठीक है। मतलब हाइपो क्या बोला मैंने, सॉल्यूट के रेफरेंस में यूज करना है, मतलब लेस सॉल्यूट। इस सॉल्यूशन में क्या होगा, लेस सॉल्यूट, इसका मतलब क्या है, मोर सॉल्वेंट, मतलब ले लेते हैं किसको, वाटर। मतलब यहां पे क्या आपका लेस सॉल्यूट और ज्यादा क्या होगा, पानी होगा। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलो अब अपन एक ले लेते हैं प्लांट सेल को, और हमने डाल दिया किसमें, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है, सब कुछ है, ठीक है। बीच में वैक्यूल होता है, आपको पता है। तो वो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा, मैं समझा रहा हूं मैं। देखो आप, हमने एक सेल को, एक्सटर्नल सॉल्यूशन कैसा है हमारा, हाइपोटोनिक है। तो हमने एक्सटर्नल सॉल्यूशन लिया, मान लो एक बकेट है, बकेट में हमने कैसा सॉल्यूशन डाला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इसमें एक सेल को प्लेस कर दिया। अब इसका मतलब हाइपोटोनिक मतलब यहां पे क्या है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, और वाटर क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब सेल के अंदर का कंडीशन कैसा हो गया, जस्ट इसका अपोजिट, है ना। तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स सेम मतलब उल्टा हो गया ना। हमने किस सॉल्यूशन में डाला सेल को, हाइपोटोनिक में। तो हाइपोटोनिक मतलब पानी ज्यादा उस सॉल्यूशन में, तो वाटर का मूवमेंट कहां होगा, फ्रॉम एक्सटर्नल सॉल्यूशन इनसाइड द सेल। मतलब यहां पे क्या होगा आपका, एंडो ऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस मतलब एक्सटर्नल सॉल्यूशन से वाटर का मूवमेंट किधर हो रहा है भाई, सेल के अंदर, एक्सटर्नल सॉल्यूशन इनटू सेल।
वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, एक्सटर्नल सॉल्यूशन से सेल के अंदर होगा, है ना। अब पक्की बात है, देखो तो सेल के अंदर जब पानी एंटर कर रहा है ना, तो सेल क्या करेगा, स्वेल करेगा ना। तो इस केस में हमेशा क्या होता है, सेल स्वेल्स, सेल क्या करेगा, स्वेल करेगा। और ऐसे सेल को बोलते हैं अपन टर्जिड सेल। टर्जिड, ध्यान रखने का, जब आइसोटोनिक में प्लेस किया था फ्लैसिड, और ऐसे में क्या बोल रहे हैं, टर्जिड। क्यों, अभी बताया था आपको कि जब पानी अंदर जाना शुरू होता है तो इसके वॉल पे एक प्रेशर लगाएगा, सेल वॉल पे, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, टर्जर प्रेशर। और जैसे ही सेल आपका स्वेल करता है, स्वेल्ड सेल को अपन बोलते हैं टर्जिड सेल, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ आपका, एंडो ऑस्मोसिस हुआ, इनफ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, इनटू द सेल। आगे देखो, अब जब एंडोऑस्मोसिस हो रहा है ना, तो सेल रप्चर क्यों नहीं करता है, इसलिए नहीं करता कि यहाँ पे रिजिड सेल वॉल है जो इस सेल को रप्चर होने से बचाता है। एनिमल सेल में देखोगे अगर ज़्यादा एंडोऑस्मोसिस हो गया तो वहाँ पे सेल आपके रप्चर कर जाते हैं, बिकॉज इन एनिमल सेल सेल मेम्ब्रेन इज नॉट सपोर्टेड बाय सेल वॉल, ठीक है। तो एनिमल सेल में अगर ज़्यादा एंडोऑस्मोसिस होगा तो उसका सेल मेम्ब्रेन रप्चर कर जाता है। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय या असिस्टेड बाय सेल वॉल, यहाँ पे रप्चर सेल नहीं करता है आफ्टर प्लेसिंग द सेल इनटू अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलो तीसरा देखते हैं अपन। तीसरा कौन सा आपका, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक अभी बता दिया था मैंने कि हाइपो और हाइपर टर्म किसके लिए यूज करेंगे अपन, सॉल्यूट के लिए। तो हाइपर मीन्स मोर, यहां पे क्या होगा, मोर सॉल्यूट, और लेस क्या होंगे आपके, वाटर, है ना। यहां पे ज्यादा सॉल्यूट होगा। चलो अब एक्सेल को इसके अंदर प्लेस करते हैं अपन। एक्सेल को हमने प्लेस कर दिया किसके अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। हाइपरटोनिक मतलब यहाँ पे पानी कम है, लेस H2O, पानी बाहर निकलना शुरू होगा, सेल से बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। अब सेल से बाहर की तरफ निकलेगा तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सोऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस। सेल के अंदर से पानी कहाँ निकल रहा है आपका, बाहर निकल रहा है एक्सटर्नल सॉल्यूशन में, ठीक है। दूसरी बात, जब पानी बाहर निकलना शुरू होगा तो सेल यहाँ पे क्या करेगा, सेल श्रिंक्स, सेल आपका छोटा होने लगेगा। अब ऐसे ही सेल को अपन बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इसी सेल को क्या बोलते हैं अपन, प्लाज्मोलाइज्ड, प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स। मतलब जब सेल को हमने प्लेस किया कहाँ पे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो वाटर सेल के अंदर से निकल के कहाँ जाता है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन में, है ना। अब यहाँ पे भी एनसीईआरटी में दिया हुआ, पहले पानी कहाँ से निकलेगा, पहले पानी आपका साइटोप्लाज्म से बाहर निकलता है, फिर कहाँ से निकलता है, वैक्यूल से। तो इस सीक्वेंस को याद रखोगे, पानी पहले कहाँ से निकलेगा बाहर की तरफ, साइटोप्लाज्म में जो वाटर होगा वह जाएगा पहले एक्सटर्नल सॉल्यूशन में, फिर कहाँ से जाएगा, वैक्यूल से। इसके कारण होता क्या है, इस सेल को आप देखोगे, चलो इस सेल का मान लो कि ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन क्या होता है ना, सेल वॉल से दूर हो जाता है। मतलब मान लो कि अभी नॉर्मल ऐसे है, अब जब प्लाज्मोलाइज्ड सेल में देखोगे तो मेम्ब्रेन कहीं नीचे आ गया ऐसे करके, ठीक है। मतलब ये सेल वॉल से दूर हो जाता है मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज ऑफ श्रिंकेज, है ना। ऐसे सेल को बोलते हैं अपन क्या, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस कहाँ देखने को मिलेगा, जब आप सेल को कहाँ प्लेस करोगे, कहाँ प्लेस करोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करोगे तब, ठीक है। अब देखो, इसको फिर से नॉर्मल करना है, मान लो प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, तो आपको इस सेल को कहाँ प्लेस करना होगा, जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। अगर इस सेल को आपने प्लेस कर दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, कहाँ पे, हाइपोटोनिक या फ्रेश वाटर में, है ना, फ्रेश वाटर में डाल दो या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करोगे, तो फिर से सेल क्या करेगा, अपना ओरिजिनल स्टेट को ले लेगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन डी प्लाज्मोलाइसिस। डी प्लाज्मोलाइसिस, डी प्लाज्मोलाइसिस मतलब जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल था फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, है ना। जैसे ही उसको प्लेस करेंगे अपन कहाँ पे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या फ्रेश वाटर में, और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो हमने देख लिया 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। और उसमें अगर सेल को प्लेस करेंगे तो कौन कौन सा बिहेवियर होगा, तीनों देखा। आइसोटोनिक में फ्लैसिड हो जाएगा सेल, है ना, हाइपोटोनिक में टर्जिड हो जाएगा, और अगर आपने उसको हाइपरटोनिक में डाला तो सेल कैसा हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड। और उस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को फिर से नॉर्मल करने के लिए अपन उसको कहाँ पे प्लेस कर देंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या फ्रेश वाटर में। पक्की बात है, जैसे ही आप करोगे फिर से क्या होगा, इसमें पानी एंटर करना शुरू करेगा इस सेल के अंदर, है ना, और ये फिर से अपना नॉर्मल शेप लेता है। एंड द प्रोसेस कॉल्ड डी प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को अपन, डी प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो यही आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लाज्मोलाइसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल
When cells are placed in a hypotonic solution, water diffuses into the cell. As a result, the cytoplasm builds up pressure against the wall. It is called turgor pressure. ठीक है. The pressure exerted by the protoplast due to entry of water against the rigid cell wall is called pressure potential. आपको पहले बता दिया कि पानी के कारण जो प्रेशर बन रहा है सेल वॉल के ऊपर, डेट इज कॉल्ड टर्जर प्रेशर. और जब प्रोटोप्लास्ट के कारण जो प्रेशर बनता है आपके किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, है ना, तो उसको बोलते हैं अपन प्रेशर पोटेंशियल. द सेल डज नॉट रप्चर ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल. ये प्लांट सेल की बात कर रहा है, क्योंकि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है. तो प्लांट सेल में आपका सेल वॉल के कारण वह रप्चर नहीं होता है जब उसको हम प्लेस करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में. तो क्लियर है. चलो, तो हमने आज क्या देख लिया, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देखा, मतलब जिसमें हमने देखा डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में आपने 3 देखा, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड एंड ऑस्मोसिस. फिर हमने देखा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है ना. उसके बाद हमने देखा बिहेवियर ऑफ सेल्स इन डिफरेंट सॉल्यूशन. ठीक है. और उसके बाद हमने देखा प्लांट वाटर रिलेशन, जिसमें हमने क्या देखा, वाटर पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल. ठीक है. अब अपन कल के लेक्चर में देखेंगे क्या, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस. शॉर्ट डिस्टेंस आज हमने पूरा देख लिया. ठीक है. शॉर्ट डिस्टेंस में हमने सारा प्रोसेस देख लिया, प्लस जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका प्लांट वाटर रिलेशन, जिसमें हमने वाटर पोटेंशियल को कोरिलेट किया किसके साथ, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल के साथ. ठीक है. तो आज के लिए इतना रहने देते हैं अपन. कल इसको कंटिन्यू करेंगे क्या, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. किसमें, जब अपन देखेंगे सारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. आपको पहले बता देता शुरू में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. तो इसके पूरे मैकेनिज्म को कि कैसे आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है अपन कल के लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.